हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने जो न्यूटन्स लॉ का टॉपिक था भाई उसको कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कंप्लीट किया था कि कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे उसके एग्जांपल होते हैं। आज हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की और न्यूटन थर्ड लॉ की। तो चलिए चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। तो न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, आज दोबारा से फिर बता रहा हूँ आपको। The change in linear momentum of a body is directly proportional to the force applied on the body। किसी बॉडी के ऊपर जब हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस होती है, और जितनी वो मोमेंटम प्रोड्यूस होती है या फिर जितना चेंज होता है उस मोमेंटम में, वो किसके इक्वल होता है भाई, फोर्स के इक्वल होता है। अब वो बॉडी क्या होगी भाई, रेस्ट पे भी हो सकती है या फिर बॉडी पहले से मूविंग भी हो सकती है। उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी मोमेंटम क्या होगी, चेंज हो जाएगी। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका, dp बाई dt हो जाएगा। या फिर जो दूसरी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। कि जो हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो उस बॉडी के मास और उसके अंदर जितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या था भाई, सेकंड लॉ था न्यूटन का। अब इसकी डिटेल में हम बात करेंगे, पहले थर्ड लॉ और देख लेते हैं। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर वैसा ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगाती है। तो फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये हमारे पास है, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। चलिए अब हम इनको डिटेल में करते हैं भाई। न्यूटन सेकंड लॉ की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो थर्ड लॉ को मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं। तुम आप इस वीडियो को पॉज करके या फिर भाई स्क्रीनशॉट लेके इनको आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो भाई। तो चलिए चलते हैं सेकंड लॉ के ऊपर, डिटेल में इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो भाई, यहाँ से सेकंड लॉ की दो डेफिनेशन है, एक लीनियर मोमेंटम की टर्म में और दूसरी क्या, फोर्स और मास की टर्म में। तो ये दोनों लॉ की डेफिनेशन अगर हम अलग अलग देते हैं तो आप किस तरह से करोगे, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या भाई, दोनों एक ही बात है। तो एक लॉ का यूज करके हम दूसरे की डेफिनेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं भाई, हम फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करके सेकंड डेफिनेशन को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो इस सेकंड डेफिनेशन को मैं यहां से क्या कर देता हूं भाई, रब कर देता हूं। अब देखो, सेकंड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt है। इसका यूज करके हम किसको निकालेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू में a। हम इसको निकालेंगे फर्स्ट वाले का यूज करके, ठीक है। तो देखो भाई, यहां से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भाई, dp बाई dt, ये हमें पता है फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या होगा भाई, d p लीनियर मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय आपका क्या बचेगा, dt। अब यहां से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास क्या होता है किसी बॉडी का, कांस्टेंट होता है, तो मास को यहां पर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा भाई, dv बाई dt। अब यहां से देखो, F हमने एज इट इज करा भाई, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m एज इट इज, तो dv by dt चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो क्या होता है भाई आपका वह एक्सेलरेशन। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन के हमारा इक्वल आ जाता है। तो एक का यूज करके हमने क्या किया भाई, सेकंड जो रूल था उसको क्या कर दिया, हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था भाई, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब देखो इसके अंदर यूनिट क्या होती है फोर्स की और कैसे कैसे हम उसकी यूनिट लेंगे। तो अगर हम इनकी यूनिट की बात करते हैं तो ये आपका ड्राइव करना आ सकता है भाई पेपर में, कि जो लीनियर मोमेंटम का यूज करके न्यूटन सेकंड लॉ को ड्राइव करके दिखाओ, तो आपने इसको इस तरह से ड्राइव करके दिखा देना भाई, ठीक है। और ज्यादातर ये लॉ आपका जो पूछा जाता है वो लीनियर मोमेंटम की टर्म में पूछा जाता है, क्योंकि F इज इक्वल टू ma हमारे पास एक लोकल रिलेशन होता है। अभी बताता हूँ ये कैसे होगा, आगे चलते हैं हम। तो आपको इससे ध्यान रखना है कि किस तरह से हम लीनियर मोमेंटम का यूज करके एक्सेलरेशन की टर्म में फोर्स को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसकी यूनिट के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखो भाई, यहां से अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट,
तो F इज इक्वल टू क्या होता है भाई हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो अगर हम यहां से देखते हैं तो मास आपका किसके अंदर होता है किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन किसके अंदर होती है मीटर पर सेकंड। तो एक यूनिट तो आपकी हो जाती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, वैसे अगर आप जनरली यूनिट देखते हो भाई कि फोर्स को हम किस में दिखाते हैं, तो फोर्स किसके अंदर होता है न्यूटन में होता है। न्यूटन क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो न्यूटन है, न्यूटन ने इन फोर्स के बारे में बताया था, तो उसी के नाम के ऊपर इसकी यूनिट क्या रख दी न्यूटन। और इसको हम किससे दिखाते हैं भाई कैपिटल एन से लिख देते हैं न्यूटन को। ठीक है, वैसे आपकी क्या होती है फॉर्मूले के हिसाब से किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये क्या होती है आपकी एसआई सिस्टम के अंदर भाई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम के अंदर, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर किलोग्राम ग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मैं मीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, और सेकंड आपका क्या रहेगा सेकंड में। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या जाती है भाई यूनिट आ जाती है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा भाई, और सॉरी एक बात यहां ध्यान रखना भाई, यहां पर क्या आपकी एक्सेलरेशन है, तो पर सेकंड के क्या हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जो 1 न्यूटन होता है वो भी क्या होती है इसकी एसआई यूनिट होती है। तो 1 न्यूटन भी हमारा किसके इक्वल हो जाता है भाई, इसके इक्वल हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन भी 1 न्यूटन भी हमारा इसी के इक्वल चला जाता है। ठीक है, और अगर हम न्यूटन में देखते हैं तो न्यूटन एसआई है, और न्यूटन के हिसाब से अगर आप सीजीएस यूनिट देखते हो तो वो आपकी क्या होती है डाइन। जब आपने डायमेंशनल फॉर्मूलों के बारे में बात की थी फर्स्ट यूनिट के अंदर, तब हमने पढ़ा था कि 1 न्यूटन फोर्स है वो कितने डाइन के इक्वल होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो 1 न्यूटन फोर्स होता है वो 10 की पावर 5 डाइन की क्या हो जाता है भाई आपका इक्वल हो जाता है भाई। ठीक है, तो न्यूटन होता है एसआई सिस्टम के अंदर, और आपका डाइन किसके अंदर चला जाता है सीजीएस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये यूनिट आपने ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होती है कुछ यूनिट होती है भाई हमारी फोर्स की भाई। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है भाई न्यूटन सेकंड लॉ के। अब हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई कि न्यूटन सेकंड लॉ कहां पर एप्लीकेबल कर सकते हैं हम और कहां पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करते हैं भाई सेकंड लॉ की कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो देखो भाई फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस जिसका क्या आता है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है हमारे पास, वो क्या होता है अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो उसके ऊपर हमें कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड to move a body in to move a body with किसके साथ जाएंगे भाई यूनिफॉर्म, किसके बात करेंगे बॉडी यूनिफॉर्मली जा रही, वो बॉडी यूनिफॉर्मली along a straight path, along a straight path। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ के लोग यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसको मूव करवाने के लिए किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको देखो क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, F इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारे पास m इंटू में a, ये होता है। अगर वो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसकी चेंजिंग वेलोसिटी कितनी होगी जीरो, यानी कांस्टेंट हो जाएगी। और एक्सेलरेशन आपका क्या होता है भाई चेंजिंग वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अगर आपकी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपकी जीरो, और अगर आपकी एक्सेलरेशन जीरो होगी तो मास को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स भी कितना आ जाएगा जीरो। तो जब कोई बॉडी क्या करती है यूनिफॉर्मली मूव करती है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो उसको मूव करते रहने, वो अपने आप मूव करती रहेगी, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, अब सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या था भाई, अगर आपकी इसके अंदर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं थी, एक्सेलरेशन क्या थी जीरो थी, अगर आपने किसी बॉडी को एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर लेके जाना है तब आपको क्या करोगे भाई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है।
यानी कि फोर्स इज रिक्वायर्ड, force is required in accelerated motion, force is required in accelerated motion, accelerated motion के अंदर क्या होगी, फोर्स के में क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले क्या होगा भाई, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द स्पीड, वेलोसिटी बोल दो या बोल दो भाई, ठीक है। फिर इस स्पीड को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो और उसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं, टू चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं भाई, इन एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर क्या होगा, हमें फोर्स की जरूरत होती है जब बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेटेड मोशन में जाएगी। तो सीधी बात है भाई, सिंपल सी बात है, हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और वो क्या करेगी, कभी कम या कभी ज्यादा के साथ, वेलोसिटी के साथ वो क्या करेगी, मूव करेगी। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं भाई, कि इससे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सेकंड था। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, कि फोर्स को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं इसका यूज करके। तो देखो यहां से F इक्वल टू क्या होता है भाई, एम ए, ठीक है। अगर आप फोर्स को मेजर करना चाहते हो तो फोर्स को आप किस तरह से मेजर करोगे, यानी देखो डायरेक्ट हमारे पास एक्सेलरेशन तो आएगी नहीं, एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर। और यहां हमने बताया कि अगर आपकी एक्सेलरेटेड मोशन होगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, उसके अंदर चेंज होगा भाई। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू एम इंटू में dv बाई dt। तो इसके अंदर जो वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा, ठीक है, वही हमें क्या दिखाएगी, हमें उस फोर्स का पता लग जाएगा कि कितनी वेलोसिटी इसकी चेंज हुई है। तो जितनी वेलोसिटी चेंज होगी उतना ही हम क्या लगाएंगे, उस पे फोर्स लगाया होगा हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, अगर हम ये जो सेकंड लॉ है, ये क्या भाई, हमारे पास एक वेक्टर लॉ है। वेक्टर लॉ कैसे होगा, देखो इट इज ए वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ कैसे होगा भाई, F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये होता है। अगर हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहे हैं या वर्टिकली लगा रहे हैं, या कोई भी हमारे पास एक्सिस है भाई, एक्स वाई जेड एक्सिस, अगर उसके अलावा हम फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स को हम दिखा सकते हैं। तो देखो यहां से अगर एक्स एक्सिस के अबाउट लगा रहे हैं फोर्स, तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू में ए एक्स, एक्स एक्सिस के अबाउट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर वाई एक्सिस के अबाउट हम लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m इंटू में ए वाई। अगर जेड एक्सिस के अबाउट लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, m इंटू में ए जेड। ये हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, वेक्टर लॉ है, ठीक है। वेक्टर लॉ क्या बताता है, डायरेक्शन को बताएगा आपकी को, ठीक है। तो ये क्या बता देगा, आपकी डायरेक्शन बता देगा कि एक्स एक्सिस के अबाउट है, वाई के अबाउट है, या फिर आपका जेड एक्सिस के अबाउट है भाई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई, फिफ्थ कॉन्सिक्वेंस क्या आता है, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल टू ए सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के ऊपर क्या होगा, ये आपका एप्लीकेबल हो जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं, यानी कि जैसे मान लेते हैं ये आपके पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, अगर मैं इनके ऊपर फोर्स लगाता हूं भाई, तो इसमें से फोर्स क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी के अंदर, इक्वली अमाउंट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, किसी में ज्यादा होगी किसी में कम होगी। तो अगर मैं मानता हूं इसकी जगह मैं एक सिंगल सोर्स चार्ज लेता हूं और फिर मैं इसके ऊपर क्या लगाता हूं भाई, फोर्स लगाता हूं, तो इस सिंगल सोर्स चार्ज के ऊपर मैं आराम से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स वेलोसिटी सब कुछ क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस जिसका कि ये हमारे पास एक लोकल रिलेशन है। लोकल रिलेशन कैसे, देखो और ये आपका पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आपका। अब इसके अंदर देखो, इट इज ए लोकल लॉ,
लोकल लॉ बोल दो या फिर लोकल रिलेशन बोल दो। तो इसके अंदर क्या आएगा, F इज इक्वल टू एम ए। तो देखो भाई यहां पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं या फिर उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो उसी टाइम पे हम दिखा सकते हैं। ये जो पीछे की बैक हिस्ट्री होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होती, ठीक है। जिस टाइम पे हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही उसके अंदर क्या जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यानी कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, हियर एंड नाउ के ऊपर बेस्ड है, हियर एंड नाउ। कई बार होता है हम कहीं पर जाते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं भाई, लेट पहुंचने की वजह से हम चीजों को मिस कर सकते हैं, मिस कर देते हैं कई बार, लेकिन वो चीजें दोबारा वैसी की वैसी हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी बॉडी के ऊपर हमने पहले फोर्स लगाया था, मान लिया 2-3 दिन पहले, अब हमें उसको किस तरह से मेजर करेंगे भाई, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक फोर्स जिसको हम अभी अभी अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो उसको मेजर भी कर सकते हैं, वहां से उसकी एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो किसके ऊपर काम करेगा, हियर एंड नाउ प्रिंसिपल के ऊपर क्या करता है, वो काम करता है। तो ये हमारे पास क्या भाई, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब यहां से हम क्या करेंगे भाई, यहां से हमारा जो इनर्शियल कॉन्सेप्ट आपका इनर्शियल मास का वो भी निकल के आ जाता है भाई। इससे आपका क्या निकल के आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास कैसे आएगा, F इज इक्वल टू क्या होता है भाई आपका ma। यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं तो एक्सेलरेशन आपकी क्या हो जाएगी, F डिवाइडेड बाई m। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, कम, और किसी बॉडी का मास कम है तो उसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ज्यादा, ठीक है। तो देखो कल हमने मोमेंटम के बारे में बात की थी, तो मोमेंटम उसमें भी हमारा मास और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन निकल के आया था। वहां पर भी जो वेलोसिटी थी, मास एक दूसरे क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। अगर आपने नहीं ध्यान है तो आप दोबारा से देख सकते हो वीडियो को जाके। तो यहाँ पर भी देखो जो हमारी एक्सेलरेशन आई है वो मास के क्या भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसी बॉडी का अगर मास ज्यादा है और उसके ऊपर हम F फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और एक बॉडी का मास कम है उसके ऊपर हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर भी एक्सेलरेशन आपकी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। लेकिन जिसका मास ज्यादा है उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी, और जिसका मास कम है उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी आपकी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जिसका मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, तो उसका इनर्शियल मास क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। यानी जिसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कम प्रोड्यूस होगी उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कम प्रोड्यूस हो जाएगी, और जिस बॉडी का मास कम है उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि जिस बॉडी का मास कम होगा उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी क्या होगा, कम होगा आपका, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने का क्या मतलब है कि वो उसको मोशन में लेके आने के लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी भाई हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है भाई, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे न्यूटन सेकंड लॉ के। तो अब हम क्या करते हैं भाई, अपने चलते हैं भाई न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर, कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है इस बारे में और ये किस तरह से काम करता है। तो सेकंड लॉ को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं भाई, क्योंकि जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए तो अच्छे से मैंने आपको एग्जांपल समझाए हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत रहती है एग्जांपल में तो आप मुझे बता सकते हैं भाई, ठीक है। अब चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर भाई, थर्ड लॉ। देखो भाई थर्ड लॉ हमारे पास क्या कहता है, every action is always equal and opposite reaction। अपोजिट रिएक्शन, तो इसके अंदर देखो भाई हमारे पास क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा कि जो फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, मान लिया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट जाएगा तो हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं भाई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो एक्शन और जो रिएक्शन होती है वो दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होती हैं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, एक्शन एंड रिएक्शन
एक्शन एंड रिएक्शन आर एप्लीकेबल ऑन डिफरेंट बॉडीज, ऑन डिफरेंट बॉडीज, कि अलग अलग बॉडीज के ऊपर क्या करती है, वो काम करती हैं आपकी एक्शन और रिएक्शन में। अब इसके अंदर देखो कि जो हमने फोर्स निकाला एफ ए बी, वो एफ बी ए के नेगेटिव में आपका किस तरह से जाएगा भाई। तो देखो इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको तो यहां से रब कर देते भाई हम, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके कैसे भी नोट कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर हम चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन को हम किस तरह से प्रूव करके दिखाएंगे, जैसे हमने सेकंड लॉ की थी भाई। ठीक है, अब देखो हमने कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया भाई, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि उस सिस्टम को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा आपका। तो मैंने इसके अंदर दो पॉइंट मान लिए भाई, एक पॉइंट ए मान लिया, एक पॉइंट क्या मान लिया आपका, बी पॉइंट मान लिया। अब ए पॉइंट इस तरफ गया और बी पॉइंट इस तरफ, दोनों क्या कर जाते हैं भाई, कोलाइड कर जाते हैं। कोलाइड करेंगे तो दोनों की क्या होगी, लीनियर मोमेंटम चेंज होगी। लेकिन आपने पता है जब हमने कंजर्वेशन लॉ पढ़े थे फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर कोलिजन होता है, तो उसकी जो टोटल मोमेंटम, चेंज इन टोटल मोमेंटम क्या होता है आपका, जीरो होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो यहां से अगर मैं कहता हूं कि ए पार्टिकल की मोमेंटम मैंने क्या मान ली, p1 मान ली, और सेकंड पार्टिकल की मोमेंटम हमने क्या मान ली, p2 एज्यूम कर ली। तो अकॉर्डिंग टू आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, चेंज इन लीनियर मोमेंटम dp1 प्लस dp2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा भाई। ठीक है, अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम फर्स्ट प्लस चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, जीरो के इक्वल। तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे करता हूं कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ p1 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस p2 के इक्वल हो जाएगा भाई। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, चेंज इन लीनियर मोमेंटम चेंज इन d, यानी कि देखो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई यहां से, चेंज इन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dp1 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू माइनस dp2 डिवाइड बाय dt, ये होगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है भाई, फोर्स के इक्वल होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे फोर्स, लेकिन ये क्या है भाई, एक तो हमने ए बी मान लिया और इज इक्वल टू नेगेटिव फोर्स ऑन बी ए, ये हमने क्यों माना है, एफ ए बी और एफ बी। जब यहां पर कोलिजन होगा तो ए पार्टिकल बी के ऊपर फोर्स लगाएगा और बी पार्टिकल क्या लगाएगा, ए के ऊपर फोर्स लगाएगा भाई। ठीक है, जितना ए पार्टिकल लगाएगा उतना ही क्या लगाएगा आपका, बी पार्टिकल। तो यहां से हमने प्रूव करके दिखा दिया कि जो ए पार्टिकल फोर्स लगाएगा बी के ऊपर, वही क्या हुआ, बी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा भाई। ठीक है, लेकिन कैसा, इक्वल एंड अपोजिट। नेगेटिव साइन से पता लगता हमें कि दोनों के जो फोर्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब देखो कि जो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि इसके अंदर जो फोर्स लगते हैं वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट पेयर के अंदर लगते हैं, कि फोर्स ऑलवेज एक्ट, फोर्सेस always act in equal and opposite pairs, equal and opposite pairs only। कि क्या होंगे भाई, सिर्फ इक्वल और अपोजिट पेयर के अंदर लगेंगे, ये नहीं है कि एक बॉडी उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा देगी तो दूसरे उसके ऊपर क्या लगाएगी, कम फोर्स लगाएगी। एज एन एग्जांपल हम क्या देखते हैं भाई, चलो मैं इसके एग्जांपल बताता हूं आपको कि किस तरह से हम इसके एग्जांपल करेंगे भाई। तो हम इसके करते हैं भाई एग्जांपल की हेल्प से आपको ये जल्दी अच्छे से समझ में आएंगे भाई न्यूटन लॉ। जैसे आपने फर्स्ट लॉ को समझा था उसी तरह सेकंड और थर्ड लॉ को भी हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है भाई,
बुक केप्ट ऑन ए टेबल। अब देखो, जब हम टेबल के ऊपर बुक रख देते हैं तो क्या होती है भाई, स्टेशनरी पोजीशन के अंदर होती है, वो रेस्ट पे होती है। तो वो क्या करती है, जब टेबल के ऊपर बुक रखते हैं तो टेबल के ऊपर वो फोर्स तो लगाती है, ठीक है, फोर्स लगाएगी, सीधी बात। अगर हम किसी हैवी चीज को किसी दूसरी चीज के ऊपर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो हमने क्या किया, बुक को टेबल के ऊपर रख दिया भाई, तो बुक ने क्या किया, टेबल के ऊपर फोर्स लगाया। तो अगर वो केवल बुक उसके ऊपर फोर्स लगाती तो टेबल के ऊपर इफेक्ट होता, टेबल क्या होता भाई, नीचे की तरफ बैंड होता। लेकिन साथ में टेबल क्या करता है, टेबल भी उस बुक के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, इसीलिए जो टेबल का लेवल होता है भाई, वो क्या होता है, फिक्स रहता है आपका। जैसे हमारे पास ये टेबल हमने यहाँ पर बना दिया भाई, इसके ऊपर ये हमने क्या रख दी, बुक रख दी। अब बुक क्या करेगी, डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी। लेकिन टेबल अगर सिर्फ बुक फोर्स लगाती तो टेबल क्या होता है, नीचे की तरफ बैंड होता ना। लेकिन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी लगाएगा टेबल इसके ऊपर, इसी वजह से ये बुक क्या होती है, इसके ऊपर रखी रहती है। ना टेबल के ऊपर कोई इफेक्ट होता और ना ही बुक के ऊपर कोई इफेक्ट होता, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है कि बुक केप्ट ऑन ए टेबल। सेकंड आता भाई हमारा वॉकिंग, कि जब हम चलते हैं तो चलते टाइम हम कैसा फोर्स लगाते हैं, वॉकिंग ऑफ ए मैन। तो देखो भाई, ये वॉकिंग ऑफ मैन, इसका कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हो। जब हमने वेक्टर रिजोल्यूशन किया था तो उसके अंदर हमने होस्ट वो हमने पुश और पुल वाली एक्टिविटी की थी और वॉकिंग ऑफ ए पर्सन किया था उसके अंदर। तो जब हम चलते हैं तो हम पैरों से क्या करते हैं भाई, ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और हम क्या जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाते हैं। जब हम भागते हैं तो भागते टाइम हम ग्राउंड के ऊपर क्या करते हैं, ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, कम फोर्स लगाते हैं, तो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड आती है वो भी क्या आएगी, कम आती है भाई, ठीक है। तो बाकी वो मैन भी हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, जैसे अब आपका क्या होता है, स्विमिंग होता है। स्विमिंग स्विमिंग में हम क्या करते हैं भाई, अपने हाथों से ऐसे वाटर को क्या करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं। आपने कभी स्विमिंग कंपटीशन देखा होगा टीवी पे, तो क्या होता है, जो स्विमर्स होते हैं वो अपने हाथों से वाटर को ऐसे पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो जितनी स्पीड से वो वाटर को धकेलते हैं पीछे, उतनी स्पीड से वो क्या जाते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। तो जितना फोर्स उन्होंने बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया, उतना ही फोर्स उनके ऊपर क्या लगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग गया। तो स्विमिंग में भी आपका क्या होता है, एग्जांपल होता है भाई आपका किसका, न्यूटन थर्ड लॉ का। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई फायरिंग ऑफ गन। फायरिंग ऑफ ए बुलेट फ्रॉम गन, बुलेट फ्रॉम गन। जब हम क्या करते हैं, गन से बुलेट को फायर करते हैं, तो जितनी स्पीड से आपकी बुलेट आगे की तरफ जाती है, उतनी स्पीड से जो आपकी गन होती है वो पीछे की तरफ आती है। तो गन चलाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो आपका शोल्डर होता है, गन उसे बिल्कुल टाइटली अटैच होनी चाहिए। अगर वो थोड़ी सी भी आगे होगी भाई आपके शोल्डर से, तो जब आपकी बुलेट आगे जाएगी तो गन उसी स्पीड से पीछे आएगी और आपके शोल्डर से क्या कर सकती है, स्ट्राइक करेगी, और आपके शोल्डर के अंदर क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है भाई, ठीक है। तो इसी वजह से जो लंबे वाली गन आती है, ठीक है, उसको जब चलाते हैं या तो उसको टाइटली, वेरी टाइटली हैंडल करते हैं और उसको हम शोल्डर के साथ टाइटली अटैच कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको अटैच क्यों करते हैं, वो आपकी आगे आएगी लीनियर मोमेंटम, जब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तब आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो फायरिंग ऑफ गन के अंदर भी जितनी स्पीड से बुलेट आगे जाएगी, उतनी स्पीड से आपकी जो गन है वो क्या आती है, पीछे की तरफ मूव करके आती है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल एक न्यूटन थर्ड लॉ का भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है भाई, कि जैसे हमारे पास क्या होता है भाई, हमारे पास एक सैंड होता है या फिर आइस होती है, यानी कि इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू मूव ऑन सैंड और आइस। अगर आप रेत में या फिर बर्फ के ऊपर चलने की कोशिश करते हो तो उसके ऊपर चलना क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है भाई, एक तो फ्रिक्शन आइस के ऊपर अगर हम बात करें, अगर हम सैंड की बात करते हैं तो आप कभी रेत में चल के देखना, आप रेत में चलोगे, आप जिस स्पीड से चलना चाहते हो वो स्पीड आपको नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि देखो रेत क्या होता है भाई, नीचे से हार्ड नहीं होता, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो जो आपका पैर है
वो रेत के अंदर नीचे धंस जाता है। क्यों धंसता है? क्योंकि जितना फोर्स हम रेत के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स रेत हमारे ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो क्या हो जाता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। तो उसके अंदर जो आपका न्यूटन थर्ड लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता, क्योंकि जितना फोर्स हम रेत के ऊपर लगाते हैं उतना ही फोर्स रेत हमारे ऊपर नहीं लगा पाता। तो उसके ऊपर मूव करने में हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। यही बात आपकी सेम आइस के ऊपर होती है। अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को छोड़कर बात करते हैं तो, वरना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसका एक रीजन होता है भाई। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसके ऊपर बात कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, ड्राइविंग ए नेल into a wooden board is difficult without holding the board। तो देखो भाई इसमें क्या आता है, हमने क्या होता है, ड्राइविंग ए नेल इनटू ए वुडन बोर्ड। अगर आपके पास लकड़ी की कोई भी चीज है और उसके आप क्या डालते हो भाई, उसके अंदर आप एक नेल को अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो, किसकी हेल्प से, एक हैमर, हथौड़े की हेल्प से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल सपोज करो, ये हमारे पास एक वुडन बोर्ड है, इसके अंदर आप क्या करते हो, एक नेल लेते हो, इस नेल को आप इसके अंदर डालना चाहते हो, ऊपर से आप क्या करते हो भाई, चोट लगाते हो, किससे, हैमर से, ऐसे। ठीक है, जब आप इसके ऊपर हैमर से चोट लगाते हो और आपने इसको पकड़ नहीं रखा, तो जब आप चोट लगाओगे तो क्या करेगा भाई, ये जंप करेगा। ठीक है, जंप करेगा यानी हम यहाँ पर जितना फोर्स लगाएंगे वो टोटल फोर्स इसके अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। फिर इसको करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको दूसरी साइड से क्या कर देंगे, हैंडल कर लेंगे, पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ये आराम से इसके अंदर चला जाएगा। जब हम फोर्स लगाएंगे ऊपर से हैमर की हेल्प से, तो ये आराम से इसके अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब हमने इसको नहीं पकड़ रखा था तो इसमें जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वाली जो रिएक्शन थी वो एप्लीकेबल आपकी एप्लीकेबल हो रही थी भाई। ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स हम ऊपर से लगा रहे थे उतना ही फोर्स क्या लगा रहा था, नीचे से लगा रहा था। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था भाई, जंप कर रहा था, तो इसको क्या करेगा, ये ऊपर ही रख रहा था, इस अपने अंदर नहीं जाने दे रहा था। और जब हमने इसको पकड़ लिया तो ये क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं कर पाया, और ऊपर से जो फोर्स आया वो क्या होगा भाई, इसकी हेल्प से इसके अंदर ये नेल क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं भाई, कुछ एग्जांपल थे आपके न्यूटन थर्ड लॉ के। तो डेली लाइफ के अंदर आप न्यूटन्स लॉ को ओबे करते हो, फॉलो करते हो, लेकिन आप उनके बारे में ध्यान नहीं देते हो, इन सभी चीजों को आप इग्नोर करते रहते हो। डेली लाइफ के अंदर जो भी आप काम करते हो, हर काम के अंदर आपकी फिजिक्स एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो आज हमने बात की भाई न्यूटन सेकंड लॉ की और न्यूटन थर्ड लॉ की। तो जैसी भी आपको वीडियो लगे आप मुझे बताएं, और न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इसको समझें, क्योंकि फिजिक्स जो भी है 11th क्लास में सारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। जितनी ज्यादा आप चीजों को अंडरस्टैंड करोगे उतनी ज्यादा आपको फिजिक्स आएगी। ठीक है, तो हर एक चीज में आपको नोट करवा रहा हूँ साथ साथ, तो आप इसको साथ साथ नोट करते रहना अपनी कॉपी में, ताकि आपको आगे पढ़ने में जब आप पढ़ो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही हमारा आज का क्या था भाई, टॉपिक था न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट लॉ हमने पहले वाली वीडियो लेक्चर के अंदर कर लिया था डिटेल में, और आज हमने सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को किया है। तो आज वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं भाई। और जितने भी बच्चे होते हैं कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।